जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स करेंगे। ठीक है, हमने हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा जर्नी कवर कर ली है सिर्फ एक क्लास में। मतलब आप ये मान के चलिए, जो हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ये पूरी आपको एंशियंट हिस्ट्री है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री को आपको एक क्रोनोलॉजी में बिठाना पड़ेगा, तब जाके आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। हिस्ट्री को जस्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़िए मत, इसकी स्क्रीन पे देखिए, फ़ोटोज़ देखिए या इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन की क्या पावर है आप सोच भी नहीं सकते। आप इमेजिन कीजिए कि यार ये ऐसा हुआ होगा, वो राजा ऐसा करता था, अच्छा अशोका ने ऐसे कलिंगा पे हमला किया था, फिर उसके बाद शांति अपना ली थी उसने। इमेजिन करा करिए, ठीक है। अब तक हमने देखिए हिस्ट्री में क्या क्या किया। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू हो गया, स्टोन एज से शुरू हो के हम आए। ठीक है, स्टोन एज पे जाए जब इंसान तो क्या थे, शिकार विकार करते थे पत्थर के टूल से। ठीक है, कपड़े पहनने को कुछ थे नहीं, पत्ते लपेट लेते थे, है ना। वो भी लपेटते थे नहीं है, पता नहीं, चलिए चलिए वो कोई अलग बात होगी। तो हम स्टोन एज से आए, जिसमें हमने उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आगे फिर आए, फिर हमने देखा कि जन लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में जनपदास बढ़ने शुरू हुए। फिर वहीं हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में वही जनपदास बड़े बड़े महाजनपदास में कन्वर्ट हुए। फिर उन्हीं महाजनपदास में से एक महाजनपदा हम सबका प्यारा मगध एम्पायर था। मगध एम्पायर या मौर्यन एम्पायर आप कहिए, मौर्यन एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर चला, रूलर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, चंद्रगुप्त, बिम्बिसार, अशोका। अशोका द वन ऑफ द बेस्ट रूलर था मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का। तो आप देखते हैं कि अशोका जब कलिंगा वॉर लड़के आता है तो उसके बाद उसका दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है, चेंजेस अपना लेता है वो, कि अब मैं शांति से राज्य मतलब एम्पायर अपना चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अशोका के जाने के बाद कोई भी इतना तगड़ा रूलर आता नहीं है ना, आपने देखा। उसके बाद बृहदर्थ आता है जो लास्ट रूलर होता है मौर्यन एम्पायर का, उसकी चुटकी बजा देता है पुष्यमित्र संघ। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कई जैसे जैसे टाइम आगे आया, मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद अगर आप चेंजेस वगैरह देखिएगा तो किस तरीके से आए। पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस ठीक है, पर इकोनॉमिक चेंजेस में हमें कैसे पता चलता है, इस टाइम पे हम ट्रेड देखते हैं। ये टाइम है कब का मैं आपको बताऊं, 300 BC, सॉरी 200, मतलब लगभग 300 AD तक का टाइम है। गुप्ता एम्पायर आपका 320 AD से शुरू हो गया था। एडी कह लीजिए कॉमन एरा, सी कह लीजिए कॉमन एरा, एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो इससे पहले के जो 400 से 500 साल थे ना, तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि अगले 500 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स वगैरह हुई। यहाँ पे सिल्क रूट भी एक इम्पॉर्टेंट था, गोल्ड कॉइन्स हमें वगैरह मिले, ट्रेड भी बढ़ा। फिर कल्चरल चेंजेस में आप देखेंगे कि एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट हुई, पिलग्रिमेज हुआ। पिलग्रिम्स क्या होते हैं, कोई भक्त वक्त होता है ना, वो किसी स्थान पे जाता है तो उसे हम पिलग्रिम्स वगैरह कहते हैं उस स्थान। तो ठीक है, हम ये सब देखते हैं यहाँ पे। भक्ति मूवमेंट यहाँ देखेंगे, बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन होता है, खास करके कुशानास के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्क, उनमें ये बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे, क्लास चैप्टर 6 की हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 9 है, ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, तो हम शुरू करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नॉलेज कैसल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास या उन बच्चों के पास जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने वाले हैं या आपके दोस्त हैं जो 6th में हैं, 7th में हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई सा भी उठा के देख लीजिए। ठीक है, एंशियंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो। अब देखिए हम यहाँ एंशियंट पढ़ रहे हैं, 6th एंशियंट है। 7th में हम जाएंगे तो कुछ पार्ट हम मेडाइवल का पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है,
अब 7th जल्दी आने वाली, नेक्स्ट मंडे को मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर दूंगा। 7th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 3 लेक्चर्स होंगे आपके एनसीईआरटी के पूरे वीक में, एंड 4 दिन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी। तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है, पूरा कोर्स अच्छे से कवर करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी का A to Z, ठीक है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को। एंड क्या नहीं भूलना आपको, बेल दबाना नहीं भूलना है, बेल दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। आइए अब देखते हैं हम एक बार की जो हमारे जो मौर्यन एम्पायर के बाद जो भी चीज़ें बदली थी पॉलिटिकल चेंजेस में या सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, तो उसमें साथ ही कौन कौन से रूलर्स या कॉन्करर्स थे जो अलग अलग मतलब जगह से आए थे यहाँ पे अपना एक किंगडम फैलाने। तो देखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कॉन्करर्स कहाँ से आए थे, जिसमें आपके कौन कौन से कॉन्करर्स थे, सुंगास थे, ठीक है, फिर आपके इंडो ग्रीक्स थे, पार्थियंस आए थे ईरान से, कुशान्स थे एंड शाकास थे, ठीक है। Sunga came in 185 BC after defeating the last Mauryan ruler Brihadarth and captured Magध। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि 185 BC तक सुंगा आ चुके थे। क्यों आए थे? क्योंकि बृहदर्थ जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, मगध का, उसमें दम नहीं था, वो बात नहीं थी। अशोका जैसी तो छोड़ दीजिए, कुछ भी बात नहीं थी, तो उसकी बजा दी पुष्यमित्र सुंगा ने, ठीक है, सुंगा ही बजा दिया उसका, बृहदर्थ का। और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत होगी। फिर आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट एकदम ऊपर चले जाइएगा इंडिया के, अफ़गानिस्तान के साइड से आते हुए फिर इंडिया पंजाब साइड तक आप देखिएगा तो इंडो ग्रीक्स आए थे, जिसे हम बैक्ट्रियन डायनेस्टी भी कहते हैं। एक जगह थी शायद वहाँ पे बैक्ट्रिया, वर फ्रॉम नॉर्थन अफगानिस्तान, दे कैप्चर्ड पंजाब, इन्होंने पंजाब को कैप्चर किया। फिर आए थे पार्थियंस, आए थे, केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ईरान से आए थे, एंड एस्टैब्लिश गांधार एज देयर कैपिटल, इन्होंने गांधार को अपना कैपिटल बनाया। फिर कुशान्स आए थे, केम, दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस एंड शाकास, कुशान आए थे, इन्होंने सबकी बैंड बजाई, इंडो ग्रीक्स को भी हराया, पार्थियंस को भी हराया, शाकास को भी हराया। और इनके जो मेन रूलर थे कनिष्क, इन्हीं के टाइम पे बुद्धिज़्म थोड़ा सा फैला हुआ था तेजी में। शाकास केम थ्रू हिंदू कुश माउंटेन्स, जो शाकास थे वो हिंदू कुश माउंटेन से आए थे, एंड एस्टेब्लिश्ड उज्जैन एज द कैपिटल, इन्होंने उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया था। द मोस्ट फेमस शाका रूलर वॉज रुद्रदमन, जो सबसे ज़्यादा फेमस जो शाका रूलर था वो आपका क्या था, रुद्रदमन था। ये एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि आखिर कौन कौन से कॉन्करर्स, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, फॉर्म हुई थी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, एंड के बाद, ख़त्म हो गया था जब मौर्यन एम्पायर, उसके बाद कौन कौन सी नई डायनेस्टीज़ आई थी जिन्होंने अपनी डायनेस्टी का फैलाव किया यहाँ पे आके सब कॉन्टिनेंट में, एंड दूसरों को हराया। फिर ऐसे चलता रहता है 500 सालों तक। मतलब इस पीरियड में आप याद रखिएगा सिर्फ किंगडम्स फॉर्म होते हैं, कोई भी बड़ा एम्पायर फॉर्म नहीं होता है। 320 AD में जाके आपका सी कॉमन एरा कह लीजिए, उस टाइम पे जाके आपका गुप्ता एम्पायर फॉर्म होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है। इन सेंट्रल इंडिया द सतवाहनास वर द मेन रूलर्स, गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। जो सेंट्रल इंडिया था ये आपका, ये सेंट्रल इंडिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो था अब देखिए, ये जो था ये यहाँ पे सतवाहनास का रूल था, यहाँ पे सतवाहनास एम्पायर था, एम्पायर नहीं कहेंगे, किंगडम, ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी जो थे यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे, ठीक है, याद रखिएगा नाम, कभी कभी नाम पूछ लेता है, हु वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी और सतवाहना किंगडम एम्पायर, तो आप बोल सके कि गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर सतवाहना डायनेस्टी के। तो आप देख सकते हैं शुंगा डायनेस्टी जो थी ना, इन्होंने मगध को, अगर मौर्यन एम्पायर को जब हराया था, बृहदर्थ की बैंड बजाई थी, तो इन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना को ना करके विदिशा इनकी कैपिटल बन गई थी। अब मथुरा देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शहर हो जाता है, मथुरा हो गया, फिर आपका तक्षशिला हो गया, तक्षशिला मथुरा ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते। तक्षशिला होता है कि भारत में एंट्री करने के लिए ये इंपॉर्टेंट गेटवे होता है, गेटवे टू एंटर इंडिया आप कह सकते हैं। फिर उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट शहर होता है जो सदर्न इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता था। मथुरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़ता था, ठीक है।
एंड किसी को अगर सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ में जाना हो तो उसके लिए भी मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, सिटी थी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये याद कीजिए, है ना। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिए, रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर देखिए पता क्या होता है, हिस्ट्री को आप डायरेक्ट अगर देखिए, मैं बताऊँ, जो क्लास 6 की हिस्ट्री है ना आपकी, इसने डायरेक्ट चैप्टर उठा के दे दिए हैं, ठीक है। अब हमारा काम बनता है उसको कैसे जोड़ें, पज़ल टाइप में, पज़ल जैसे पज़ल नहीं बना देते हैं, कुछ शेर वेर सा है, उसकी पूंछ अलग है, उसका मुंह अलग है, तो हमारा काम है उसे जोड़ के देखना। तो हिस्ट्री को आप जोड़ जाड़ के देखिए, एक हिस्ट्री सीक्वेंस में पढ़ते आइए, देखिए कहाँ था। अब तक आप अगर देखिएगा तो 10,000 साल प्लस ये हम एडी में शुरू हो गए, यानी 10,000 साल का लगभग हमने कवर कर चुके हैं हिस्ट्री, लगभग स्टोन एज से लेके अभी तक आप देखिएगा तो 10,000 ईयर्स सिर्फ 9 चैप्टर्स में देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री को समझिए। क्या यार हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने एशिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो नॉलेज रखिए कि आखिर किसने हिम्मत की थी हमारे देश पे कब्जे करने की, कौन कौन से रूलर्स महाराजा थे जिन्होंने हमारे देश में अपना एम्पायर फैलाया था, कहाँ तक फैलाया था। बुद्धिज़्म 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 बहुत देशों में है, माना जाता, रिलीजन फॉलो किया जाता है। जैनिज़्म कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला लेक्चर दिया था, लेक्चर मतलब ज्ञान दिया था, ठीक है। आपको ये सब पता रहना चाहिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि बुद्धा ने सबसे पहला अपना जो लेक्चर है कहाँ पे दिया था, ठीक है। एंड बुद्धा को किस ट्री के नीचे अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। एंड एक और आंसर आप बताइएगा कि बुद्धा और महावीर जो थे वो कौन से गना या संघ को बिलोंग करते थे, आप ये भी बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है ये, ठीक है। जब मैं आपको महाजनपदास वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था, वाजी किंगडम में आपको बता सकता हूँ, वाजी किंगडम में था मुगल, वाजी किंगडम भी आपका बिहार में ही था। तो आप बताइए, एंड वाजी किंगडम की कैपिटल क्या थी ये भी आपको बताइए, मैंने सब पढ़ा है। अगर नहीं पता है तो आप जाके पहले चैप्टर्स देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आपको दोस्तों मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मैं कुछ गलत करा रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे बताइए कमेंट में, कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर लिखूँगा। कुछ गलत है तो आप ही बताएंगे ना, कुछ गलत पढ़ा दिया, नहीं, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की, एक समझाने की, थोड़ा फ़नी वे में समझ लीजिए, कभी कभी जोक्स वगैरह वहाँ, तो आप पढ़िए, ठीक है। चलें, आपने ये सब देखा, ठीक है, कि कौन कौन से रूलर्स आए थे इंडिया में आफ्टर रूलर्स या डायनेस्टीज़ वगैरह फॉर्म हुई थी मौर्यन एम्पायर के बाद, ठीक है। अब एक बार दोस्तों आप हम इस मैप को देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी, फिर नीचे भी अपना सिस्टम चल रहा था, चोला चेराम पांड्यन किंगडम अपना बना रहे थे, नीचे भी सदर्न किंगडम्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। चलिए, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखिए सबसे पहले एक है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। एक बार हम इस चैप्टर को टॉपिक को देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स के बारे में हमें कैसे पता चला। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी जो थी, फाइन पॉटरी थी, ये थी आपकी कुछ इसी टाइप की होती थी। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस टाइप की बनती थी, ब्लैक कलर की होती थी, एकदम शाइनिंग होती थी एकदम। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स आर फाउंड इन सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट। ये जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती है, जहाँ पे खुदाई उदाई करके कुछ सामान वामान निकलता है पुराने ज़माने का, तो वो सब होता है कि पुरानी एंशिएंट टाइम की चीज़ें मिल गई, ठीक है। अभी कोई खुदाई कर रहा है मान लीजिए, उसके हाथ में कुछ ऐसा लग गया, तिजोरी उजोरी सोने ही सोने, तो उसे भी हम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ही कहेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी मिली आर्कियोलॉजी, किसी किसी को तो सोने वोने मिल जाते होंगे, मौज हो जाती होगी लड़के की। तो आपने देखा नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो था ये कैसे क्या था, इस टाइप का कुछ था, बहुत ही क्लीन तरीके से इन्होंने बना रखा था नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को। फाइन पॉटरी थी, शाइनिंग पॉटरी थी, इसको अच्छे से शाइन किया जाता था। तो इसमें क्या क्या होते थे, लगभग प्लेट्स वगैरह हो गए, बॉल्स वगैरह हो गए, तो ये पाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये डिफरेंट मतलब साइट्स पे मिले हैं सब कॉन्टिनेंट में। अब हमसे ये पता चलता है, अब किसी को शौक तो चढ़ा नहीं है ना कि उसने ये पॉटरी बनाई, मान लीजिए उसने मथुरा मथुरा नहीं,
बिहार मान के चलिए आप, इसने बनाई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जस्ट बिहार में बैठ के बनाया, पटना में बैठ के मज़े में बना रहा है वो, फाइन पॉटरी बहुत शानदार तरीके से बनाई। वो डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग जगह पे कैसे मिल गया? शौक चढ़ा हुआ था कि मेरे यहाँ ताऊ का लड़का रह रहा है तमिलनाडु में, चोला किंगडम में या पांड्या किंगडम में या सतवाना किंगडम में, मेरे को उसको भेजना है। मतलब उसका चाचा का लड़का सतवाना किंगडम में भी था, फिर आपका नीचे भी था सदर्न, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पहले होता नहीं। ये क्यों मिलता है हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में? क्यों? क्योंकि ट्रेड एग्जिस्ट करता था, ट्रेड होता होगा इन सब चीज़ों का। नीचे से होता है, हो सकता है साउथ से आपको गोल्ड्स वगैरह मिलते हों इसके बदले, कि गोल्ड कॉइन्स वगैरह, एंड गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हैं, ये भी सबूत मिला है। ठीक है, तो मतलब ट्रेड एग्जिस्ट करता था, तभी तो आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट साइट्स पे ये मिले हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पी रहा था। तो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर आपने देखा है डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स पे मिले हैं हमें सब कॉन्टिनेंट में। इसका मतलब जब अलग अलग जगह मिले हैं हमें, तो जाहिर सी बात है ट्रेड एग्जिस्ट करता था, एंड ट्रेड बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा था कि इतनी, मतलब एक पॉटरी आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई कई जगह में मिल रही हैं। ठीक है, अब फिर हमें साउथ में रोमन गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं, हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। इससे अब हम क्या समझते हैं? कि रोमन्स आए थे यहाँ पे जुआ खेलने, गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे, ये हम जुआ खेलेंगे, एंड गोल्ड कॉइन्स हार के चल गए। नहीं वैसे वो तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है सही में आते हो, हमें नहीं पता। पर सिंपल सी बात है, रोमन्स अगर यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स हमें रोमन्स के मिले हैं, एंड रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा था, आपको पता है, कई सारी आपने मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी, ग्लेडिएटर रोमन एम्पायर के कैसे कैसे कपड़े होते थे उनके। रोमन गोल्ड कॉइन्स जो हमें मिले हैं, तो जाहिर सी बात हमें पता चलती है कि ट्रेड था, और बहुत, हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं करते थे, डोमेस्टिक ट्रेड्स नहीं होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड्स भी होती थी, इंटरनेशनल बाहर भी भेजते थे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह। बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, या उस सकता है उस टाइम पे सील्स वगैरह, अगर गोल्ड कॉइन्स वगैरह थी, ये भी हो एग्जिस्ट करती थी। तो गोल्ड कॉइन्स बहुत देते थे। अब देखिए, पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। जो पेपर था, मसाले वसाले की खेती बहुत होती होगी साउथ इंडिया में, होती है, तो हो सकता है कि, एंड हो, रोमन्स को बहुत पसंद था पेपर, मसालेदार खाना, एकदम चटकारा ले लेके एकदम मज़ेदार, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आता होगा पेपर्स वगैरह की। उन्हें उन्हें वो क्या कहते थे? ब्लैक गोल्ड कहते थे। ये भी याद रखिएगा कि रोमन्स किस चीज़ को ब्लैक गोल्ड कहते थे, पूछा जा सकता है। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो हो सकता है वो पेपर लेने आते हों, एंड बदले में हम पेपर बेचते हैं, वो गोल्ड कॉइन्स देकर। तो हमें ये पता चलता है कि हमने इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत अच्छे से फैलाव कर दिया था, हम इंटरनेशनल ट्रेड में भी अच्छे से जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हुए हैं, रोमन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो मतलब कॉइन्स वगैरह हमें मिलते थे, बाहर के कॉइन्स वगैरह मिलते, सोने के सिक्के वगैरह सब मिलते थे ये। ठीक है, तो आपने नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखा, ये हमें कई जगह आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिला है थ्रू सब कॉन्टिनेंट। रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं साउथ इंडिया में, क्यों मिले हैं? क्योंकि हो सकता है हम पेपर वेपर बेचते थे, क्योंकि रोमन्स को ब्लैक रोमन्स ब्लैक गोल्ड कहते थे पेपर को, काला सोना, काला सोना, वाह यार, ब्लैक गोल्ड, गजब। तो समझ गए ना, इस तरीके से ट्रेड एग्जिस्ट करता था आपका। अब आइए हम आगे चलते हैं। आई होप आप समझे होंगे ये कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों मिलता, क्यों हर जगह मिला है। ठीक है, रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें क्यों मिले हैं साउथ इंडिया में, फिर पेपर वगैरह क्यों मिले हैं? क्योंकि देखिए, जनरली अगर आप रोम वगैरह जाते थे, तो आप समुद्र के होते हुए जाते थे, तो इसलिए हम कोस्टल एरिया में। उसके बाद सिल्क रूट वगैरह भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, सिल्क रूट भी, हाँ सिल्क रूट भी अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक बार हम देखते हैं संगम एज। हम जब साउथ की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम संगम एज को ऐसे भूल सकते हैं, जैसे आपने नॉर्थ में देखा कि ये कई सारे रूलर्स वगैरह आए थे डिस्टेंट लैंड्स में, नॉर्थ में कई रूलर्स हैं। तो अब हम कुछ बात कर, सतवाहनास के बारे में पढ़ा, ये सेंट्रल इंडिया में थे। तो अब हम एक बार बात करते हैं आपका साउथ इंडिया की, जिससे हम संगम लिटरेचर से हमें पता चलता था इन किंगडम्स वगैरह के बारे में, जिसमें आपके पांड्यास, चोलास एंड चेरास, पांड्या कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या मत समझ लीजिएगा, ठीक है, उनके रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे। हार्दिक पांड्या गुजरात का रहने वाला है उसका कोई लेना देना नहीं साउथ से। संगम एज हम एक बार देखते हैं, संगम एज क्या था।
द आयरन एज लेड रूट्स ऑफ ए गोल्डन पीरियड, जो वही बात है कि आयरन एज जो था ना, इसने एक नींव रख दी थी गोल्डन पीरियड की, मतलब सही में शानदार लाइन है यार। इन साउथ इंडिया फ्रॉम 300 BC टू 300 AD पॉपुलरली नोन एज द संगम एज, लगभग 600 सालों तक, जो 300 BC से 300 AD तक चला था, इस पूरे 600 सालों तक जो पीरियड था, इसे हम किस ना एज से कहते हैं, संगम एज हम कहते हैं। जैसे आयरन एज हो गया, गोल्डन कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इस 600 साल के पीरियड हैं, इसको भी हम साउथ में संगम एज से डिनोट करते हैं। द रिच पोइट्री ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ द तमिल कल्चर एंड सोसाइटी। जो कुछ पोइट्री वगैरह हमें मिली हैं, लिखित सोर्सेज मिले हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि आखिर तमिल कल्चर की कल्चर और उनका सोसाइटी किस तरीके से था, क्या शानदार तरीके से था, एंड उनकी ग्लोरी, विक्ट्रीज वगैरह क्या क्या थी, ठीक है। तमिल हैड गुड कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड रिलेशंस विद डिस्टेंट लैंड्स लाइक रोम एंड कॉम्बोडिया। तमिल्स वगैरह के जो थे वहाँ पे, पांड्या, चोला, चेरा, ये जो तीनों किंगडम्स वगैरह थे, इनकी ट्रेड भी अच्छी खासी होती थी बाहर से, ठीक है। और ट्रेड में भी ये अच्छे से, जब हमें साउथ में मिलते हैं आपके गोल्ड कॉइन, तो ये भी हो सकता है ये रोम को भेजते हो, पेपर्स वगैरह, कॉम्बोडिया एंड काफ़ी और नेशंस वगैरह में भी थे कि ये जगह पे जाके ट्रेड होता था। द वर्ड संगम मीन्स असेंबली। देखिए संगम का मीन्स क्या होता है, संगम मिलाओ, वही समझ है ना, संगम एक साथ। तो वही है, संगम का मतलब होता है असेंबली। असेंबली मतलब होता है, मतलब बैठक बैठक बिठा दी, तो संगम असेंबली, ये कुछ है ऐसे टाइम में संगम आपका लिटरेचर लिखा गया था, ठीक है। समझ गए आप। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे सिंपल से ही पूछ सकते हैं कि संगम एज आप में बताइए कब शुरू हुआ था, ठीक है। संगम एज कहाँ पे शुरू हुआ था, एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकता है यार, एग्जाम को पता नहीं रहता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे शुरू हुआ था संगम एज, ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। जो कोस्टल एरियाज थे हमारे भारत के, आप ये देखा ना आपने, ये जो कोस्टल एरियाज हैं, तो इन पे कौन कौन से किंगडम्स फॉर्म हुए थे, नए किंगडम्स आए थे। तो आप देखिए, द संगम लिटरेचर मेंशंस 3 किंगडम, द चोलाज, द चेराज एंड द पांड्याज। 3 किंगडम्स आए थे आपके, जो संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है, संगम लिटरेचर में इनकी बात कही गई है। इसमें क्या क्या थे आपके, द चोलाज थे, द चेराज एंड द पांड्या, 3 थे, चोला, चेरा एंड पांड्या, CCP, ठीक है। द किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, कोस्टल एरियाज क्या, द चेराज वर ऑल्सो कॉल्ड केरला पुत्र एंड ट्रेडेड इन स्पाइस, कैटल एंड टर्मरिक। जो चेराज थे, ये इनको हम केरला पुत्र भी कहते थे, केरला साइड्स के वगैरह में थे, ठीक है। एंड ट्रेडेड इन स्पाइस, ये स्पाइसेस का ट्रेड करते तो इनका भी हो सकता है रोम के साथ ट्रेड हो, तो यहाँ पे भी हमें गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। गैटल एंड टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी वाली की इनकी ट्रेड वगैरह होती थी। द चोलास रूल्ड कावेरी डेल्टा एंड इवन कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। जो चोलास थे, इन्होंने कावेरी डेल्टा के आसपास इनका अपना रूल था, एंड इन्होंने कम थोड़ा बहुत पार्ट श्रीलंका का भी कंट्रोल कर रखा था, कैप्चर कर रखा था। द पांड्याज असेंबली अराउंड मदुराई, पांड्याज की जो असेंबली वगैरह होती थी मदुराई में होती थी। एंड मदुराई वॉज फेमस फॉर द थर्ड तमिल असेंबली। जो मदुराई था वो फेमस था तमिल थर्ड तमिल असेंबली के लिए। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है संगम लिटरेचर से, ठीक है। ये सब हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है। पांड्या कैप्चर सेंटर्ड अराउंड मदुरई, मदुरई हमारा क्या था, थर्ड तमिल। ये भी पूछ सकता है कि संगम लिटरेचर के हिसाब से आपकी फर्स्ट एंड सेकंड तमिल असेंबली कौन कौन, मतलब असेंबलीज कौन कौन सी थी, 3, अगर 3 असेंबलीज थी ना, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दूंगा इसका। आप तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कि आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। पर ये भी पूछ सकता है कि बताइए संगम लिटरेचर के हिसाब से थर्ड असेंबली जो थी वो कौन कौन सी थी, कहाँ पे थी, ठीक है। असेंबलीज वगैरह जो इनकी होती थी, तो आप ये बता सकते हैं कि मदुराई वॉज फेमस फॉर थर्ड असेंबली, थर्ड असेंबली के लिए मदुराई आपका सबसे ज़्यादा फेमस था। समझ गए। तो ये था न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट वगैरह के हिसाब से आपके 3 किंगडम समझ लीजिए, आपकी चेरा, चोला एंड पांड्या थे। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, संगम लिटरेचर से पता चलता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब ये आप देखिए, ये था आपका साउथ इंडिया, कहाँ गया, साउथ इंडिया के जो संगम पीरियड में आपके रूलर्स थे। इस तरफ था आपका चेरा, ठीक है, चेरा था, फिर पांड्या, थर्ड असेंबली मदुरई में हुई थी, एंड चोला,
ठीक है। अब हम एक बार फॉरेन ट्रेड देखते हैं यहाँ से कैसे होता था, फॉरेन ट्रेड आखिर था कैसे एंड क्या क्या फ़र्क पड़ा, क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह थी यहाँ से अगर ट्रेड्स होता था। देखिए, सदर्न किंगडम्स हैड एक्सटेंसिव ट्रेड विद डिस्टेंट, सदर्न किंगडम जो थे ना, इनकी अलग अलग देशों से इनकी ट्रेड वगैरह होते रहते थे, ग्रीक्स रोमन्स वगैरह के यहाँ से। तो ग्रीक टेस्ट लाइक प्लीनीज पेरिप्लस हिस्ट्री ऑल्सो कन्फर्म दीज ट्रेड रिलेशन। जो ग्रीक्स के टेस्ट हैं प्लीनीज पेरिप्लस, ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। फिर है द संगम लिटरेचर यूजेस द वर्ड यवना फॉर ग्रीक्स एंड रोमन, जो संगम लिटरेचर में मेंशन है एक वर्ड यवना फॉर ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये ग्रीक्स एंड रोमन्स को डिपिक्ट करने के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है यवना। अब आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ सकते हैं यवना, ये वर्ड आप लाइन याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाया करिए दोस्तों। अगर मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना, खासकर इन दोनों सब्जेक्ट्स के आप नोट्स वगैरह बनाया करिए। पॉलिटी आप समझ जाइएगा, क्योंकि पॉलिटी अभी आपकी खास उतनी शुरू हुई नहीं है, मेन आपकी 9 से शुरू होगी, मेजर जो आपकी 9 से पॉलिटी शुरू हो जाती है। पर जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है ना, इनको पढ़िए। अरे अगर मैं आपको बोलूँ हिस्ट्री अपने 6 to 12 भी पढ़ लेना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ना, आप अच्छे तरीके से आपका बेसिक्स तैयार हो जाएंगे, बेसिक्स तैयार हो जाएंगे। 6 to 12 पढ़िए, ठीक है। उसका करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत अपना पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हिस्ट्री में कुछ होता है कि कुछ नई आर्ट एंड कल्चर वगैरह, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड जो आ जाते हैं हिस्ट्री में, अगर कुछ नया न्यूज़ में है तो पूछ जा सकते हैं, बहुत कम आता है वैसे, पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मेंशन कीजिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि संगम लिटरेचर में वो कौन सा शब्द था ऐसा जो ग्रीक्स एंड रोमन्स को डिपिक्ट करता था या उनके लिए यूज़ किया जाता था। तो आप बता सकते हैं वो शब्द यवना था, ठीक है। द संगम लिटरेचर यूजेस द वर्ड यवना फॉर ग्रीक्स एंड रोमन्स। हिस्टोरियंस कन्फर्म्स दैट क्रिश्चियनिटी केम टू साउथ इंडिया ड्यू टू दीज कॉन्टेक्ट्स। अब जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं, इतिहासकार जो भी हैं, वो कंफर्म करते हैं कि जो भी क्रिश्चियनिटी आई थी साउथ इंडिया में एंड एग्जिस्ट करती है, वो इन्हीं ट्रेड वगैरह या इन्हीं कॉन्टेक्ट्स वगैरह की वजह से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ था। क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो उसी टाइम पे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कब, यानी लगभग ये बात चल रही है आपके जब एडी शुरू हो गया था, एनोडोमिनी या सी कॉमन एरा हम कब करते हैं, क्राइस्ट के बर्थ के बाद, मतलब जीसस क्राइस्ट जब आए थे, जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट कहते हैं ना, क्राइस्ट से पहले, आफ्टर क्राइस्ट, यस कॉमन एरा, क्राइस्ट थे जब क्रिश्चियनिटी उदय पे था, ठीक है। ट्रेड रूट वॉज थ्रू नॉर्थ इंडिया फ्रॉम फ्रंट तक्षशिला टू पाटलिपुत्र बाया उज्जैन विच लिंक टू सदर्न सी पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, फॉरेन ट्रेड है ना, नॉर्थ इंडिया फ्रंट। अब देखिए यहाँ जो ट्रेड वगैरह आता था, ये तक्षशिला होते हुए पाटलिपुत्र, अगर यहाँ इस तरफ ट्रेड आ रहा है तो जाहिर सी बात लगा तक्षशिला से पाटलिपुत्र जाना तो आपको मथुरा होते हुए जाना होगा, ठीक है। ये ट्रेड देखिए आप, नॉर्थ से यहाँ से ट्रेड आया है, नॉर्थ वेस्ट से, यहाँ पे तक्षशिला, फिर मथुरा, पाटलिपुत्र होते, फिर उज्जैन के होते हुए ये जाता था। सेंट्रल इंडिया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी, ये टाउन था, तो इसके होते हुए आपके साउथ इंडिया में ऐसे ट्रेड होता था, सोचिए, देख रहे हैं आप। तो आपने देखा कि ट्रेड रूट कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया फ्रंट तक्षशिला से, गेटवे ऑफ इंडिया कहते थे हम उसे, ट्रेड रूट, ट्रेड गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब ट्रेड वगैरह के लिए यहाँ से गुजरना ज़रूरी था। फिर पाटलिपुत्र, उज्जैन वगैरह होते सदर्न सी पोर्ट्स वगैरह में जाता था। तमिल किंगडम्स इवन है ट्रेड विद साउथ एंड साउथ ईस्ट, सॉरी ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, या ईज लिख दिया, सॉरी दोस्तों, साउथ ईस्ट रीजन्स ऑफ सिलोन, मलाया, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा एक्सेट्रा। अब सिलोन, आप सोच रहे होंगे यार सिलोन कौन सी कंट्री, तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका को पहला नाम आपका सिलोन था, सिलोन कोई और नहीं, श्रीलंका ही है आपका, ठीक है। तमिल किंगडम इवन हैड ट्रेड विद साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन्स ऑफ सिलोन, मलाया, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा एक्सेट्रा। तो आपने फॉरेन ट्रेड देखा कि सदर्न किंगडम्स के यहाँ पे बहुत तेज़ी से ट्रेड होता था, ठीक है। इसका मेंशन हमें ग्रीक की टेस्ट प्लीनी पेरिप्लस हिस्ट्री में भी पता चलता है कि हाँ ये ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। संगम लिटरेचर में हमें एक शब्द मिला है यवना, जो ग्रीक्स एंड रोमन्स के बारे को डिपिक्ट करता है कि, ठीक है, ये ग्रीक्स एंड रोमन्स के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है संगम लिटरेचर में, यवना। फिर हिस्टोरियंस, इतिहासकार ये भी कंफर्म करते हैं आपके कि हाँ साउथ इंडिया में जो ये ट्रेड रिलेशंस वगैरह थे, इसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट वगैरह होता था, तो इन्हीं कॉन्टैक्ट में से क्रिश्चियनिटी आई थी आपकी साउथ इंडिया में। ट्रेड रूट भी आपने देखे कि ट्रेड रूट कहाँ से थे, थ्रू नॉर्थ इंडिया से, तक्षशिला से आते हुए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, फिर उज्जैन जाते हुए ये सदर्न सी पोर्ट्स में जाता था, अगर ट्रेड वहाँ से हमें बाई वाटर करना है, बाई ओशन करना है।
Tamil kingdom even had trade with south and southeast regions of Ceylon, Malaya, Java, Cambodia and Sumatra. एंड आपसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी देश मैंने आपको बताए ये आप मैप पे लोकेट कीजिए, बिल्कुल मैप पे लोकेट कीजिए. अब आप देखिए ये था चोला एम्पायर, मतलब चोला एम्पायर नहीं, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये देखिए तक्षशिला, यहाँ से आपका ट्रेड आता था मथुरा होते हुए पाटलिपुत्र, फिर आपका उज्जैन, मतलब उज्जैन मानिए देखिए सेंट्रल इंडिया में एकदम पड़ता था. तो ये आपका सदर्न इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ देता था. ठीक है, सदर्न इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ देता था आपका. और यहाँ पे पांड्यास का मैंने आपको बताया था कावेरी नदी के आसपास इनका था रूल. फिर चोला, पांड्यास, चेरा, इन्हीं के आसपास इनका रूल था, आपने देखा. फिर ये आपने समझ लिया, ये कुछ डायग्राम है, अच्छा लगा होगा आपको. चलिए, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. अब हम देखेंगे सिल्क रूट. ठीक है, सिल्क रूट के बारे में बात करेंगे अब हम. सिल्क रूट क्या था? देखिए सिल्क रूट लैंड से भी होके गुजरता था, समुद्र से भी होके गुजरता था. तो इसमें है कि अब हम देखते हैं, चलिए द स्टोरी, हम एक बार सिल्क रूट की स्टोरी वगैरह पढ़ लेते हैं. टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो, यानी लगभग आप मान के चलिए तो आज से 5000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी 5000 BC, मतलब जिस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इंडिया में, अगर मानिएगा अगर उस टाइम पे आ रही थी, तो उसी के आसपास आप चाइना में भी देखते हैं कि सिल्क की इन्वेंशन शुरू हो गई थी. एंड सिल्क की को समझना या बनाना भी चाइनीज़ सीख गए थे. इन चाइनीज़ का तो पता नहीं, इन्होंने जैसे कोरोना को बाद में बताया ना, इतने टाइम बाद कि पूरी दुनिया में फैल गया, वैसे इनका भी था कि इन्हें सिल्क के बारे में पता था पर ये दुनिया से शांत रहते. तो मत बताओ बाहर कॉपी कर लेंगे. ठीक है, ऐसा था इनका, मत बताओ बाहर कॉपी वॉपी हो जाएगी. तो ये इन्होंने सिल्क के बारे में भी इनको नॉलेज थी, पर इन्होंने वर्ल्ड में रिवील नहीं किया क्या कि सिल्क का यूज़ क्या है. तो इसलिए सिल्क की एक तो मतलब मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, किसी को यूज़ आता नहीं था. चाइना एकदम उसमें महारत हासिल थी उसमें. तो पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स बाय फुट, हॉर्स बैक एंड कैमल्स. ये लैंड्स वगैरह के अगर तहत जाते थे तो इन्हीं के तरीके से जाते थे, या तो पैदल गए, रोड से, रोड तो होता नहीं था सॉरी, पैदल गए रोड उस टाइम के लोगों को इंग्लिश थोड़ी आती होगी. पैदल गए, हॉर्स से गए, या हॉर्स के पे रख के सामान वामान ले गए, या कैमल्स वगैरह पे गए. तो ऐसे जाके लैंड्स वगैरह की तरफ जाके ये सिल्क को मतलब सिल्क ट्रेड करते थे. द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट. जो ये पाथ था, ये जो जहाँ से जाते थे, इसे ही हम सिल्क रूट कहें. अब ये सी रूट से भी होते हुए जाता था, लैंड रूट भी था. तो ठीक है, तो इसी रूट को हमने सिल्क रूट कहा है जहाँ से ये जाते थे. तो अबाउट 2000 years ago wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. इन रोम वालों को ना बड़ा ही शौक था, मतलब हर चीज़ का, स्पाइसेस का भी शौक है स्पाइसेस का भी शौक है, हर चीज़ का शौक है. ब्लैक पेपर जैसे ये कहते थे, मतलब सब चीज़ चाहिए इन्हें, इतना शौक चढ़ा हुआ है. अबाउट 2000 years ago तो इन्हें क्या था कि सिल्क पहनने का ना चस्का चढ़ गया. ठीक है, चस्का. तो रूलर्स जो थे वहाँ के, या जो अमीर वमीर परिवार के लोग थे, उनको चढ़ गया. तो इनको चाइना मतलब ट्रेड करने लग गया, जाहिर सी बात है इनका ट्रेड बढ़ गया फिर चाइना के साथ. तो सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट. तो जो कुछ किंग्स वगैरह थे ना, जब अब ये तो है नहीं कि चाइना अपने निकला और ये बॉर्डर टच किया, रोम पहुंच गया, ये लो अपना सिल्क लाओ माल दो, आ गए. नहीं, उन्हें एक रास्ता गुजरना पड़ता था जहाँ पे कई सारे किंगडम्स वगैरह होते थे. तो काफ़ी किंग्स चाहते थे कंट्रोल चाहते थे, उन्होंने कोशिश की कि हम इस रूट को ना कब्जा लें, मतलब कब्जे में ले लें. एंड लार्ज पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश की थी इस रूट को. एंड किन्होंने बहुत लोगों ने तो कर भी लिया था. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस रूट पर अगर हमारा कब्जा होगा तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. जो भी ट्रेडर्स वगैरह यहाँ वहाँ से लेके आएंगे अपना सामान, तो हमें टैक्सेस वगैरह भी देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे तो गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे. गिफ्ट्स में क्या दे देंगे? खाने की चीज़ें हो सकती हैं गिफ्ट्स. पैसा वैसा क्या देंगे? राजा को पैसा क्या दोगे? कुछ खास हो सकता है उसे सिल्क से बने हुए कपड़े वपड़े दे दे, सिल्क ही दे दे थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा होता था कुछ. मतलब समझ लीजिए बहुत कुछ होता होगा यार, गिफ्ट विफ्ट अपना दारू वारू देते होंगे, वो शैम्पेन होता था उस टाइम, पता नहीं. दैट वर ब्रॉट बाई ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट. जो भी रूट उस जाते थे तो जो उसके आसपास किंगडम्स वगैरह पड़ते थे तो उनको इन्हें टैक्सेस वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, ट्रिब्यूट्स वगैरह देने होते थे. ठीक है.
इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाई रॉबर। तो क्या होता था, इसके बदले वो जो किंगडम्स वगैरह थे, वो जो ट्रेडर्स थे, उन्हें सुरक्षा देते थे कि हाँ हम तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम पे कोई भी डाका नहीं डाल पाएगा। कोई भी डाकू ये नहीं कि घोड़ा तुड़ुक 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 आए दौड़ाते हुए और सिल्क लूट के ले गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। वैसे हुआ अभी होगा ही, जाहिर सी बात है, लुटेरे तो थे ही उस टाइम पे। तो बहुत सारे चाइनीज़ों को तो मार मूर के छोटे चिंकी पिंकी होते ही होंगे, तो लूट लिया होगा। चाइनीज छोटे से ही होंगे यार, कितना, जब तक आंखें तो उनकी खुलती ही नहीं है। वैसे इन्होंने नाक में बहुत कम कर रखा है इन चाइनीज़ों ने, ठीक है, चाइनीज़ों ने नाक में दम बहुत कर रखा है, कुछ भी हो जाए। इन्होंने जो कोरोना जो यहाँ से निकला ना, जैसे यहाँ से सिल्क रूट फैलाया इन्होंने, वैसे ही कोरोना तो चलो इधर तो रोम ही में जा रहा था कई, कोरोना को तो इन्होंने वर्ल्ड को पूरे चपेट में ले लिया। कितने लोगों ने अपने को खो दिया, अपने घर वालों को या दोस्त रिलेटिव्स। मतलब शायद ही इंडिया में अगर किसी से पूछिएगा कि आपने किसी अपने को खोया है, किसी भी जानने वाले मना नहीं कर पाएगा, वो किसी न किसी ने खोया है। तो भगवान से यही दुआ है कि उन सभी की आत्मा को शांति दें, ठीक है। एंड चाइना को इनके पापों का फल तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इन रिटर्न क्या होता था, इन्हें प्रोटेक्ट वगैरह करते थे। द बेस्ट नोन रूलर जो थे, जो इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो आपके थे कुशानाज। कुशानाज ने एक बहुत बड़े पोर्शन को कंट्रोल किया था सिल्क रूट के, ठीक है। थोड़ा सा भावुक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हमने कोविड के बारे में बातें कर ली। अब चाइना को उनकी गलती की सज़ा मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। भगवत गीता अगर आपने पढ़ी हो तो पता है ना, कर्म का फल आपको मिलना ही है, आपने ये पढ़ा ही है, कर्म का फल आपको मिलना ही है। अब चाहे वो आपको इस ही एज में मिल जाए या आपको बाद में मिले, मतलब मिलना है, मिलना ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो देखिए क्या होती है ना, इन्होंने कोरोना निकालो तो निकाला, आजकल देखते नहीं आप, चाइनीज़ बॉर्डर मतलब इंडियन बॉर्डर पे हैं, LAC पे या अरुणाचल प्रदेश के साइड में या लद्दाख के रीजन में आ जाएंगे कूद के, बॉर्डर मतलब बॉर्डर पे ही अपनी तैनाती वैनाती कर लेंगे, चले हैं इंडियन आर्मी से लड़ने। अबे फाड़ देगी, चीर देगी बीच में से इंडियन आर्मी, ठीक है। प्रहलाद के पापा कौन थे, वो जो एक था वो, प्रहलाद के जो पापा थे, क्या नाम था उनके, जो राजा हिरण्यकश्यप ना, उसको जैसे विष्णु भगवान ने चीरा था ना, वैसे जगह पे बिठा के एकदम चीर देगी इंडियन आर्मी। ये साले चाइनीज छुटकू पुटकू आ जाते हैं लड़ने, चूचा चीची करने, साले दो चांटे लगे ना तो अक्साई चिन्ह भी ले लेंगे। और पता चला कहीं एक नौबत ऐसी ना आए कि तुमने अक्साई चिन्ह लिया, हम साला तिब्बत और बीजिंग वगैरह भी लेके आ जाए। भाई इंडिया इंडिया माथा ख़राब हुआ ना, हिस्ट्री उठा के कभी इंडिया की भी पढ़ लेना, कैसे कैसे रूलर्स आए थे, ठीक है। अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं चाइनीज़ रूलर्स के बारे में, ठीक है। हम तो अपनी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पर हाँ, एक अगर आपको बुक पढ़नी है तो आर्ट ऑफ वॉर एक अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। ये चाइनीज़ मतलब रूलर्स के बारे में कुछ बताते थे, उनके कमांडर इन चीफ याद नहीं आ रहा किसने लिखी थी, पर आर्ट ऑफ वॉर थी, एक बेहतरीन किताब थी। मेरे को भी किसी ने सजेस्ट की थी पर मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, ज़रूरत पड़ी तो वो भी पढ़ लेंगे कि आखिर चाइना के रूलर्स उस टाइम पे कैसे रूल करते थे, क्या तरीका था उनका लड़ने वड़ने का, ठीक है। होंगे तो फिर भी छुटके ही हैं, कमीनापन इनमें जन्म से ही है, साले चले इंडियन आर्मी को चैलेंज करना, ठीक है। तो आपने इस पे देखा सिल्क रूट, आपने देखा कि क्या था, 7,000 साल पहले ही चाइना में शुरू हो गया था। डिस्टेंट लैंड्स वगैरह, फुट हॉर्सबैक कैमल्स वगैरह पे ये था, मतलब ये ले जाते थे लैंड्स वगैरह में। फिर क्या था, जिस पाथ से ये लोग जाते थे उसे हमने सिल्क रूट कह दिया। 2000 साल पहले लगभग रोम वालों को चस्का चढ़ गया, हमें सिल्क के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, मफलर वफलर जो भी क्या पहनना, सिल्क का पहनना। तो सिल्क से चाइना से इनकी ट्रेड वेड शुरू हो गई होगी, तो ट्रेड सिल्क रूट होते हुए इनको जाते होंगे, ट्रेड करते होंगे। तो सम किंग्स के आते, कुछ राजा वगैरह थे, इन्होंने सिल्क रूट का ना लार्ज पोर्शन जो था, वो रूट जो था इन्हें कंट्रोल करने की सोची, कंट्रोल किया। तो क्या होता था, जो ट्रेडर्स आते थे वो इन्हें क्या देते थे, गिफ्ट देते थे, टैक्सेस देते थे, ट्रिब्यूट्स वगैरह देते थे, इन्हें खुश करते थे कि हाँ जी देखिए हमने आपके लिए क्या लाया है, ठीक है। इन रिटर्न क्या
किंग्स देते थे इन्हें प्रोटेक्शन देते थे, किससे देते थे कि चोरों वोरों डकैतों से इन्हें प्रोटेक्शन देते थे, नहीं तो पता चला 2 लाख हमारा सारा सिल्क उठा के ले गए, ठीक है। अब जो बेस्ट रूलर थे जिन्होंने कंट्रोल किया था सिल्क रूट पे वो क्या थे, कुशानास थे। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा। चलें दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए। The most important reason for the development and prosperity during the age was the Silk Route which linked India to Rome via Central Asia। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट का जो हुआ था ना, तेजी फैला हुआ था, उस सिल्क रूट की वजह से भी आप कह सकते हैं, जिसने इंडिया के, अब इंडिया का भी आप देख लीजिए, पूरा तो उस टाइम पे भारत था ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था। अब ये देखिए, आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं रेड कलर से जो लाइन देख रहे हैं, सिल्क रूट है पूरा। रेड कलर से जो लाइन देख रही है पूरा लैंड वाला एरिया जहाँ से सिल्क रूट मतलब जहाँ से ये लोग ट्रेडर्स वगैरह जाते थे। एंड जो ये ब्लू है ये ओशंस वगैरह यानी पानी के थ्रू जो ये शिप्स वगैरह लेके जाते होंगे, तो इन्होंने ये डिनोट किया गया। अब जो चाइना का BRI जो आजकल आप प्रोजेक्ट सुन रहे होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है इनका, वो सिल्क रूट ही तो है। लगभग आप सिल्क रूट समझ लीजिए कि उन्होंने मतलब पुराना सिल्क एंड रोड मतलब रूट जो था उनका, उसी पे ये लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसका एक मेजर पार्टनर आप ये देखिएगा जो ये CPEC है, यहीं से तो गुजर रहा है। CPEC यहीं से तो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लीजिए आपको करंट अफेयर्स भी बता दिए थोड़े बहुत। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से तो गुजर रहा है, जो ग्वादर पोर्ट पे आपके बनेगा जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पर्शिया वो वाला ईरान का रीजन आ जाता था थोड़ा आपका, ये यूरोप आ गया, तो यहाँ तक इनकी ट्रेड वगैरह होती थी, रोम वोम जाते थे ये अपना सिल्क विल्क देने, ठीक है। तो अब सोचिए यहाँ से अगर चाइना जा रहा है, सिल्क बांट रहा है, तो यहाँ पे कितने रूलर्स वगैरह होते होंगे, तो इन सबको टैक्सेस ट्रिब्यूट्स वगैरह डकैत वगैरह भी होते होंगे, ठीक है। तो आपने देखा वो रूलर्स इन्हें प्रोटेक्ट करते थे। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो इधर आप देखिए इंडियन ओशंस को ये लोग थोड़ा बहुत क्रॉस करते थे, इंडियन ओशंस हो गया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। देखा, आई होप समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, इसी टाइम पे मैंने आपको बताया ना था ना कि स्टार्टिंग में कि जो कुषाण के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्क, इनकी शासन में बुद्धिज़्म थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया, मतलब फैलाव उसका स्प्रेड ज़्यादा हो गया। तो अब हम एक बार देखते हैं। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। लगभग 1900 साल पहले इन्होंने रूल किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह बनाई थी। कोई काउंसिल वाउंसिल हम नहीं बना देता आज टाइम पे कि एक काउंसिल बना दी, उसमें कुछ लोग बातें करें, डिस्कस करें इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो इसी तरह इसने भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल बना दी, जहाँ पे कुछ ज्ञानी बाबा जो होते थे, स्कॉलर्स वगैरह होते थे, ये लोग आपस में डिस्कस करते थे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स वगैरह इन्हें डिस्कस करने होंगे। तो अश्व बोल दी, सॉरी फंबल कर दिया। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरिता। जो अश्वघोष, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगा है ना इसमें, जो डायरेक्ट कभी बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके UPSC हो, SSC हो या NDA CDS, आप किसी भी एग्जाम की देख लीजिए, कि उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए बुद्धा की बुद्ध चरिता किसने लिखी थी, बायोग्राफी उनकी किसने लिखी थी। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आप इसको नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए, ये पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ज़्यादा हो गया क्या, तेज से बोल दे, सॉरी, पर नोट कीजिए एकदम। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता कंपोज किसने की थी, अश्वघोष ने की थी, ठीक है। लिव्ड इन हिज कोर्ट, ठीक है, वो भी कनिष्क के कोर्ट में ही रहता था। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। जो अश्वघोष एंड जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे इन्होंने संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया। याद कीजिए पहले स्टार्टिंग में जो बुद्धा जो थे वो लिखते विखते उतना तो थे नहीं, इतना लिखते नहीं थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिख दिया, प्राकृत लैंग्वेज में बोल दिया क्योंकि समझ में आए, ठीक है। फिर उन्होंने संस्कृत वगैरह में लिखने शुरू कर दिए थे जो अश्वघोष थे या बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स कनिष्क के कोर्ट में रहते थे। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। एक न्यू फॉर्म जो बुद्धिज्म का था, महायान बुद्धिज्म, वो इस टाइम पे डेवलप्ड हो गया। दिस हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके 2 फीचर्स थे। अर्लियर द बुद्धा's प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। जो पहले जो बुद्धा के को हम प्रेजेंस को शो करते थे कुछ साइंस वगैरह की तरह, साइंस बना दी शो करते थे, या कुछ डायग्राम्स वगैरह, जैसे बोधि ट्री बना दिया, उससे पता चल गया अच्छा बुद्धा ने इसके नीचे बैठ के
ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ठीक है, समझा आपने। Presence was shown by earlier the Buddha's presence was shown in the sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures at the people tree. People tree, ठीक है, बोधि ट्री कह लीजिए। ये आपको मैंने बताया स्कल्पचर्स वगैरह बना रखे हैं जिसमें देखा रखा है कि हाँ इसके नीचे बुद्धा ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, पर बुद्धा को मेंशन नहीं किया गया, उसमें से पेड़ को मेंशन किया गया। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब क्या हुआ कि महायान के टाइम पे जो अलग तरीके का बुद्धिज़्म फॉर्म हुआ था, उस टाइम पे स्टैचूज वगैरह भी बुद्धा की बनने लगी। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। जो ज़्यादातर जो मेड हुई वो मथुरा आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म या तक्षशिला आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऐसे कहते होंगे, है एक आर्ट एंड कल्चर में। आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा जब मैं आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, तैयार हो जाइएगा। मतलब आर्ट एंड कल्चर से भी देखें यहाँ पे हमें पता चलता है। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्वास। These were supposed to be a persons who had attained enlightenment. तो सेकंड चेंज क्या आ गया, बोधिसत्वास वगैरह में हमें बिलीफ देखने को मिली कि हमने जाना ये आखिर कौन थे जिन्होंने अटेन एनलाइटनमेंट किया था, मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वंस दे अटेन एनलाइटनमेंट, मतलब आपने देखिए यहाँ पे क्या क्या सीखा, ठीक है। आपने ये देखा कि जो पहले मैं आपको यहाँ तक समझा दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि कनिष्क का कुषाण का जो इम्पोर्टेंट रूलर था कनिष्क आपका, उसने यहाँ पे क्या देखा कि उसके रूल में बुद्धिज़्म फैलाव तेज़ी से हुआ, बुद्धिज़्म का फैलाव तेज़ी से हुआ। उसने क्या किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई जहाँ पे जो बहुत ही ज्ञानी बाबा जो स्कॉलर्स वगैरह थे वो इम्पोर्टेंट मैटर्स वगैरह डिस्कस करते थे, ठीक है, आपने समझा। जो इम्पोर्टेंट मैटर्स वगैरह थे वो यहाँ डिस्कस करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अश्वघोष जो एक पोएट थे उन्होंने कंपोज की थी बुद्धा की बायोग्राफी जिसका नाम था बुद्ध चरिता, ठीक है, बुद्ध चरिता जिसका नाम था उन्होंने वो लिखना शुरू किया था, ठीक है, आपने समझा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म शुरू हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं महायान बुद्धिज्म। तो आपने ये सब देखा महायान। इससे पहले इस टाइम पे क्या हुआ, इनकी मूर्ति वूर्ति बनाने लग गई, मतलब स्टैचू वगैरह हम बुद्धा की बनाने लग गए। उससे पहले क्या होता था, स्कल्पचर्स वगैरह हम बनाते थे, साइंस वगैरह यानी बोधि ट्री वगैरह बना दी। तो सेकंड चेंज क्या हुआ, हमने बोधिसत्वास में यकीन करना शुरू कर दिया। ये कौन थे, सब ये वो लोग थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वगैरह हो गई थी इन्हें। क्या फिर उसके बाद क्या है ये, वंस दे अटेन्ड एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। क्या हुआ, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये लोग अकेले रहने शुरू, उस टाइम पे हो गया था, अकेले रहने शुरू हो गए, ठीक है, आइसोलेशन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ये पहले क्या होता था, ये लोग अकेले रहते थे कि शांति जगह मेडिटेट किया, हम वहीं रहेंगे। उसके बाद देखिए इस टाइप के होता था, इस टाइप के कुछ होते थे कि आपके बना दिए। इसमें बुद्धा मेंशन नहीं है, ठीक है, ये कुछ ट्री सा मेंशन है, ठीक है। ये ऐसा था आपका, इसे हम कहते थे हीनयान बुद्धिज़्म कहते थे, जिसमें बुद्धा की स्टैचूज़ वगैरह नहीं बनाई जाती थी। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. उसके तहत क्या हुआ, हीनायान में ये होता था कि वो लोग चले जाते थे, शांति में चले जाते थे। अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी कि शांति में रहेंगे, पीस में रहें, पीस मतलब पीसफुल अपनी लाइफ जिएंगे, मेडिटेट करेंगे, नेचर में था। पर अब क्या हुआ, महायान जो बुद्धिज़्म आया, इसमें क्या हुआ कि ये लोग ना ग्रुप में मतलब लोगों के साथ ही रहने लग गए, मतलब जिस गांव में हो सकता है उसी गांव में रहने लग गए। एंड वहाँ पे रुक के ये लोग लोगों को ज्ञान बांटने लग गए, मतलब लोगों को पढ़ाने बढ़ाने लग गए या सीख देने लग गए, टीच करने लग गए लोगों को। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। तो जो हमारा जो ये बोधिसत्वास के जो पॉपुलर हुए ये, तो इनकी हमने पूजा भी करनी शुरू कर दी थी इन्होंने, हमने इनकी पूजा भी शुरू कर दी करनी, बुद्धा की हमने पूजा भी करनी शुरू कर दी। और ये कहाँ तक इनका फैला, सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना, लेटर आपका कोरिया एंड जापान तक भी इसका फैला हुआ। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। बुद्धिज़्म का फैलाव आपका वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी देखने को मिला। वेस्टर्न इंडिया में आप जाके देखते होंगे कि अजंता केव्स में विहाराज हो गए, चैत्याज वगैरह हो गए, ये सब बने हुए हैं। फिर आपका सदर्न इंडिया में भी हमने देखने को मिला, वे डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव। मतलब इन्होंने पहाड़ों के बीच में छिदवा रखे, मतलब होल बना रखे थे, केव टाइप का बना रखा था, वहाँ पे लोग रहते थे। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन, कभी मर्चेंट्स एंड फार्म। मैंने आपको ये पिछले 5th चैप्टर या 6th चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि
ये किंग्स एंड क्वींस के ऑर्डर्स पे मर्चेंट्स एंड फार्मर्स वगैरह ये बनवा देते थे. दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर द पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स. ये पासेस जो होता है ना, पासेस यानी दर्रा, जो रास्ता होता है जहाँ से जाने का, वहाँ वेस्टर्न घाट्स में वहाँ पे इनको बनाया गया था. रोड्स कनेक्टिंग प्रोस्पेक्ट पेरिस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज़ इन द डेक्कन रन थ्रू दीज पासेस. क्या था, रोड्स वगैरह कनेक्ट होती थी, पोर्ट्स कनेक्ट करते थे, फिर सिटीज़ वगैरह कनेक्ट होती थी डेक्कन से इन पासेस तक. ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दीज केव मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द ट्रेवल. जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, इसी टाइप की आपकी मोनेस्ट्रीज वगैरह थी, देख रहे, इसमें रहते थे लोग, तो ये लोग भी यहाँ पे रुक जाते थे. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड. बुद्धिज्म का फैलाव साउथ ईस्ट में भी जाने लगे, जहाँ पे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, यहाँ तक भी, इन कंट्रीज़ तक भी आपका बुद्धिज़्म फैलाव हो गया था. तो इसी बात पे आप ये सारी कंट्रीज़ को मैप में लोकेट कीजिए, ठीक है. द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थेरावादा बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज. तो इन पे, यहाँ पे जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म था, जिसे ये थेरावादा बुद्धिज़्म कहते थे, ये ज़्यादातर पॉपुलर था, ठीक है. अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये थे पहले के टाइम पे बुद्धा की स्टैचू नहीं बनाई जाती थी, पर महायाना बुद्धिज़्म के टाइम पे बुद्धा की स्टैचूज़ वगैरह बनने लग गई, ठीक है. आपने ये देखे, बुद्धा की स्टैचू बनने लगी, ये आपका केव वेव बना देते थे. अब हम देखते हैं पिलग्रिम्स क्या होते हैं. पिलग्रिम्स क्या होते हैं, देखिए, पिलग्रिम्स आर द मैन एंड वुमेन्स हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. पिलग्रिम्स क्या होते हैं, देखिए, आदमी और औरत जो भी मतलब अपनी पूजा पाठ करने के लिए किसी धर्म स्थान हो गया या पवित्र स्थान पे जाते हैं, होली प्लेस पे जाते हैं, तो उसे हम पिलग्रिम्स कहते हैं, ठीक है. अब तीर्थ यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ना, होली प्लेस है तो लोग जाते हैं. हज हो गया, काफ़ी चीज़ें होगी. आप किसी मंदिर जा रहे हैं, आपने सुन लिया, मतलब बालाजी मंदिर हो गया, वहाँ पे बहुत हमें कामना वामना है, तो मतलब वो एक होली प्लेस है, आपको पूजा करनी है वहाँ जाके, तो आप जाते हैं, तो आप पिलग्रिम्स कहलाएंगे, समझ गए. अब नालंदा यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. अब नालंदा के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये यूनिक सेंटर क्यों था बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए. जुआनजांग प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है ना, आई होप. जुआनजांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा. तो जुआनजांग जो चाइना से एक पिलग्रिम थे जो आए थे, बुद्धा मतलब यहाँ पे इंडिया में आए थे, ठीक है. उन्होंने नालंदा में काफ़ी पढ़ाई की, मतलब थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ाई की. बुद्ध क्या था, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड. नालंदा एक मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह रुकते थे. उनको एक यूनिवर्सिटी भी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में. तो यहाँ पे अच्छे से बताया जाता था ज्ञानवान की बुद्ध के बारे में, आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है. तो जुआनजांग यहाँ गए थे. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स इट. उसने ये बताया है. अब देखिए अपनी किताब जो लिखी होगी उसने. द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट. जो टीचर्स होते थे वो ज़्यादातर मैन होते थे, एंड उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी, उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है. दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसेरिटी. वो पूरे सिंसेरिटी, पूरे जोश उल्लास के साथ मतलब बुद्धा की जो टीचिंग्स थे ना उसे फॉलो करते थे. द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो दम. जो मोनेस्ट्री की उस मोनेस्ट्री का, जो नालंदा का जो रूल था, लर्निंग जो सेंटर था वहाँ पे, उसका जो रूल था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, एंड सबको वो फॉलो करना है, ठीक है. डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर. क्या होता था कि वहाँ पे पूरे दिन डिस्कशन वगैरह होने लग गए, कि बातें चीतें होने लगी, डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स वगैरह. एंड जो बूढ़े हो गए या जो यंग हो गए जो वहाँ पे सीखने आए हैं, उनको आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करनी होती थी, ठीक है. ये नहीं कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं. लर्नड मैन फ्रॉम सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स. जो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे जो लोग होते थे, जो हाँ जानते थे थोड़ी बहुत बातें, पर उन्हें और थोड़े बहुत जो डाउट्स वगैरह क्लियर करने होते थे, तो नालंदा आते थे. द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. जो गेट कीपर जो था उनका, द्वारपाली कहेंगे हिंदी में, जो था उनका, वो उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछता होगा, कुछ पूछता होगा, पता नहीं क्या पूछता होगा, नहीं जो नहीं बताया पहले, चलो पहली फुर्सत में निकल जाओ वापस अपने, मजाक था, सॉरी, तो जाओ, भेज देते थे पापा. दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज. मतलब अगर उन्होंने उसके गेट कीपर के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तो भगा दिया, जाओ, नहीं देते थे फिर वो एंट्री. 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर. 7 से 8 जने तो ऐसे होते थे, यानी लगभग 100 में से 80% जने तो ऐसे होते थे जिनको भगा दिया जाता था, जाओ यहाँ से, तो मैं कुछ मतलब वो आंसर नहीं दे पाते थे. एंड लगभग 20% को ही एंट्री मिल पाती थी इस मोनेस्ट्री में. तो आपने ये देखा नालंदा के बारे में, ठीक है. द बिगिनिंग ऑफ, ओ यस,
सॉरी दोस्तों, स्लाइड में गलती हो गई, नकती लिख दिया है, भक्ति था ये। नकती लिख रहा था, सॉरी सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया इतनी जल्दी, सॉरी, बहुत गलतियाँ हो गई स्लाइड्स में। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, हम भक्ति देखेंगे। आखिर भक्ति कहते थे कि भक्ति क्या था ना, पुराने टाइम पे ना वर्शिप्स करके ग्रुप्स वगैरह में हमने पूजा की, पर भक्ति हो गया आप इंडिविजुअल लेवल पे। आप जिस भी देवता देवी को मानते हैं आप उनकी पूजा कीजिए, चाहे आप अमीर हैं गरीब हैं किसी भी क्लास रिलीजन वगैरह के हैं, नो मैटर, आप भक्ति फॉलो कर सकते हैं। भक्ति देखिए क्या है, कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर, ठीक है। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। मतलब क्या था कि सीधे इसमें और कोई नहीं है, कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं है, आप मन से भगवान को याद कीजिए, ये आपकी भक्ति है, उनमें अपना पूरा समर्पण दे दीजिए, ठीक है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत विच इज़ ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, ठीक है। भक्ति किससे डायरेक्ट करता है, पर भागवत से जो किससे डायरेक्टली ट्रांसलेट है, गॉड से, मतलब भागवत मतलब गॉड। बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरली गुड फॉर्च्यून्स और ब्लिस। द डिवोटी नोन एज भक्त और भागवत शेयर्स हिज और हज चूजन डाइटीज भाग। मतलब क्या होता है, डिवोटी जो भक्त होता था वो अपनी मर्जी से किसी की भी पूजा कर सकता था, उससे ये नहीं कि अब मैं कर सकता हूँ, शिव जी की पूजा कर सकता हूँ, बजरंग बली की पूजा कर सकता हूँ, माता रानी की पूजा कर सकता हूँ, मतलब कई हैं, दुर्गा माता होंगी, काफ़ी लोग अलग अलग तरीके, मतलब भगवान की पूजा कर सकते थे, जो भी उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस चैप्टर में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क रूट कब हुआ था, मैंने आपको बताया 7000 साल पहले चाइना में हो चुका था। चोलास चेरास एंड पांड्यास कब आए थे, साउदर्न किंगडम्स कब फॉर्म हुए थे, लगभग 2300 साल पहले। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर कब शुरू हो गया था, लगभग 2000 साल पहले, मैंने आपको बताया ना 2000 साल पहले लगभग आज से चस्का चढ़ गया था रोमन लोगों को सिल्क पहनने का। फिर कनिष्क कौन थे, द कुशाना रूलर अबाउट 1900 ईयर्स अगो। कनिष्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके कुशान डायनेस्टी के, किंगडम के। फैहियान कहेंगे ना, फैहियान एक्सेलेंट है। फैहियान कम्स टू इंडिया अबाउट 1600 ईयर्स अगो। फैहियान जो थे वो भारत कब आए थे, लगभग 1600 साल पहले आए थे। एंड जुआन जांग केम्स टू इंडिया, अपियर कंपोजेस डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ शिवा, ठीक है। जुआन जांग भी आए थे लगभग 1400 साल पहले, ठीक है। तो आपने दोस्तों ये चैप्टर पढ़ा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ठीक है, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ट्रेडर्स वगैरह, किंग्स एंड पिलग्रिम्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा, भक्ति आपने देखी, फिर बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा आपने देखा। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो बार बार चैनल को लाइक कीजिए कह देता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। पर मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझाया दोस्तों, मेहनत की है। तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड वीडियो लाइक कीजिए, एंड दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। एंड जो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पूछे हैं उसका प्लीज़ पूरी ईमानदारी के साथ आप आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को पता है, कुछ पता है, फिर आपको और चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पिछले देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, मैंने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीक आपका मैं ज्योग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी शुरू कर दूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी भी आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो मोस्टली मैं आपको थर्सडे को, जो नेक्स्ट थर्सडे, इस थर्सडे नहीं सॉरी कल नहीं, जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा उस दिन मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आखिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे क्या करने वाले हैं, हम उस कोर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे किसी भी एग्ज़ाम से अगर हम कंपेयर करें, चाहे यूपीएससी, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड मैप्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैप्स के साथ समझाऊंगा आपको मैं। तो अब तैयार हो जाइए, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।